बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरे ज़ुबान की गुहिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का सेकंड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन बी। Question number 1. Both carbon and silicon belongs to the same group but the physical properties of their oxides are very different. Why? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता होती है कि वो हम उसमें क्या क्या चीज़ें लेंगे। ठीक है, उसमें हम जो है वो उनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स कह सकते हैं, डेंसिटी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इनकी जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये सारी चीज़ें इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। ठीक है, और साथ साथ इनकी जो बॉन्डिंग है, यानी किस टाइप की बॉन्डिंग है, वो सारा का सारा इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को अगर हम देखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी कार्बन एंड सिलिकॉन जो है वो सेम ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं, यानी कार्बन के साथ सिलिकॉन इधर होता है ना ग्रुप में। ठीक है, लेकिन इनके जो ऑक्साइड्स हैं SiO2 और CO2, तो इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रही होती हैं। तो वो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर ये प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं, उन फैक्टर्स को हम बताएंगे। ठीक है, तो वो फैक्टर्स क्या हैं। बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर ऑक्साइड्स आर वेरी डिफरेंट। तो उसमें हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट्स में से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट्स है ना, तो वो स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपने पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों हैं वो आपने फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है ना, तो वो आपने ऑलरेडी पिछले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप, लेकिन उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैशियस फॉर्म में क्यों है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में क्यों है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट स्पेसिफिकली इसके लिए। तो अलग अलग से अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इनकी फिजिकल स्टेट्स का पूछा जाए कि एक गैस में और एक सॉलिड में है तो वाई, तो उसमें सिर्फ फोर्थ पॉइंट लिखना है। ठीक है, ऑलरेडी पिछले पेपर में हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं। और अगर जनरली आ जाए कि ये क्यों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, तो उसमें हमें ये चारों पॉइंट्स लिखने होंगे। ठीक है, तो आई होप सो मैंने आपको बता दिया कि आपने क्वेश्चंस अगर स्लाइड चेंज के साथ आते हैं, जो क्वेश्चन आएगा तो वही उसका फिर आपने आंसर लिखना होगा। ठीक है, अब फैक्टर्स देख लें। सिलिकॉन एटम्स आर मच लार्जर इन साइज देन द कार्बन एटम्स एंड दस टेंड टू बी सराउंडेड बाय मोर ऑक्सीजन एटम्स। ठीक हो गया। अब कार्बन वही बात है कि ऊपर वाले ग्रुप में होता है। ठीक है, आपके पास सेकेंड ग्रुप में आ रहा होता है कार्बन। ठीक है, और फिर आपके पास सिलिकॉन जो है वो थर्ड ग्रुप में आ रहा होता है। मतलब अगर हम देखें तो ये इसका न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल, और ये सेकंड शेल। और अगर हम सिलिकॉन को देखें तो ये न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, और ये आपके पास थर्ड शेल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इनका क्या डिफरेंट है, साइज। सिलिकॉन एटम्स आर मच लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द कार्बन एटम सराउंडेड बाय, सो सिलिकॉन जो है ना उसको ज़्यादा ऑक्सीजन एटम सराउंड करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बन। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, सिलिकॉन फॉर्म्स ओनली सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब इनकी बॉन्डिंग भी डिफरेंट है। सिलिकॉन जो है वो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे SiO2 यानी सिलिका का, तो वो नेटवर्क स्ट्रक्चर बना रहा है और ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। आगे फर्दर ऑक्सीजन जो है ना वो दूसरे उसके साथ जुड़ा होता है, सिलिकॉन के साथ जुड़ा होता है। हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना रहा है, एक सिलिकॉन के साथ, एक दूसरे सिलिकॉन के साथ। ठीक है, ऐसे करके। और हर सिलिकॉन जो है वो आपको पता है 4 बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि ये फोर्थ ग्रुप में है। तो यहाँ से हमें पता चल गया। सेकंड बात जो है वो हमने इसकी बॉन्डिंग के बारे में की कि सिलिकॉन जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट होती हैं, क्योंकि सिलिकॉन जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कार्बन जो है वो ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अच्छा, दूसरा थर्ड पॉइंट जो हमने स्पेसिफिकली लिखना है, तो जो सिलिका होता है SiO2, उसमें ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय, नहीं सॉरी, ईच सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय 4 ऑक्सीजन एटम्स। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें क्या होता है कि ईच कार्बन इज सराउंडेड बाय
2 ऑक्सीजन एटम। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि साइज सिलिकॉन का लार्जर है, तो फिर इसमें सिलिकॉन में ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो यहाँ पर हमने थर्ड पॉइंट में वो ऑक्सीजन एटम्स काउंट करके बता दिए। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 डिफरेंसेस, और लास्ट वाला जो है वो डिफरेंस आपने ऑलरेडी पिछले पेपर्स में किया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि अब किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है, ट्राई एटॉमिक है, ठीक है, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और उसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कार्बन डाइऑक्साइड की इस तरह से है ना, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसका डायपोल मोमेंट 0 है, और इसकी लीनियर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो अब वीक वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में जो है उनकी वीक फोर्सेस हैं, तो वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। तो ऑन द अदर हैंड अगर हम सिलिका को देखें SiO2, तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो आपके पास जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, इसमें भी कोवेलेंट ही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन इसमें जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर है। ठीक है, in which each silicon and oxygen atom is linked together covalently in a tetrahedral basic unit as a continuous chains, और इनकी chains जो है वो continuous चलती जाती हैं। ठीक है, छोटे छोटे molecules की form में नहीं होती। That's why a large amount of energy is required to break them. So because of its structure, उसकी structure की वजह से silicon dioxide is a non-volatile and hard solid, unlike कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस होती है और ये सॉलिड होती है। ठीक हो गया, तो अलग से सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए, जैसा कि 2016 सप्ली 1 के पेपर में आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज अ गैस एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज अ सॉलिड। ठीक है, तो उसमें सिर्फ यही 4th पॉइंट ही लिखना है, ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, और ये इनकी स्ट्रक्चर की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने इसको ड्रॉ भी करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ PCl5 विद हॉट एंड कोल्ड वाटर। यानी ये आपके पास फॉस्फोरस क्लोराइड है, थर्ड पीरियड से ये क्वेश्चन आया है, चैप्टर 13। ठीक है, थर्ड पीरियड के आपने क्लोराइड्स जो पढ़े हुए हैं। ठीक है, क्लोराइड्स में अब फॉस्फोरस के जो क्लोराइड है पेंटाक्लोराइड, उसका हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिए हैं पेपर और उसका नंबर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें जो भी आपने अब ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हैं, तो ये पिछले बहुत से पेपर्स में ये रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा आप कह लें 80-90% चांसेस है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 इसको मैंने इसीलिए पर्पल में लिखा है कि ये स्लाइड चेंज के साथ आता है, और ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपनी जो बुक के अंदर आपके नोमेनक्लेचर्स हैं, एक्सरसाइज में हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो वही वाला मोस्टली दिया जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज करके नहीं दिया जाता, उन्हीं में से उठा के दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया K2PTCl5। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मैंने सिखाया हुआ कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ब्रैकेट्स, उसके बाहर देखें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कैटाइन है या एनाहाइन है, क्या है। तो हमारे पास यहाँ पर कैटाइन है, तो एक पोटेशियम जो है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अच्छा, तो फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा -2 चार्ज। ठीक हो गया, अब अंदर आपको पता है कि क्लोरो जो है वो उसके ऊपर एक के ऊपर -1 होता है, तो 6 के ऊपर क्या हो जाएगा -6, और प्लेटिनम के ऊपर क्या आएगा। ऑब्वियसली बात है कि प्लेटिनम का फाइंड आउट करने के लिए आपने x -6, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 है, तो x = 6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा +4। ठीक है, यहाँ पर +4 आंसर आ जाएगा। तो अब आपने ये जो सिंपल कैटाइन है उसका नाम पहले लिख लेना है, पोटेशियम। ठीक है, फिर स्पेस देंगे, फिर लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, हेक्सा लिगेंड के लिए H स्मॉल रखिएगा क्योंकि स्टार्ट में हमने P कैपिटल रख दिया है, हेक्सा क्लोरो। ठीक है, अब प्लेटिनेट होगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव में है। ठीक है, प्लेटिनम नहीं होगा, प्लेटिनेट 4 इस तरह रोमन में। ठीक है, तो ये देखिए अब इसका हमने ये ठीक लिखा है, इसको हेक्सा क्लोरो सॉरी प्लेटिनेट लिखना था, प्लेटिनेट 4 हो गया। अब यहाँ पर देखें कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हमें एनाइन नज़र आ रहा है, वो क्लोरीन। ठीक है, तो एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 3 के ऊपर क्या हो जाएगा -3, उसको बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3। ठीक है, और अमोनिया लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है, तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन जो मेटल है ट्रांजिशन मेटल, उसके ऊपर +3 आंसर, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब इसका हम नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स को लिखा जाता है, तो हेक्सा क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड।
ठीक है। अब कोई एंड पे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लोराइड बेशक 3 हो, 5 हो, 1 हो, तो जो बाहर या तो एनाइन होगा या फिर कैटाइन होगा, ठीक है। तो उनको डाई ट्राई वगैरह कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। तो ये आपने इसके ऊपर इस तरह से जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से ये साइन नज़र आने चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रिंट आउट्स निकालेंगे आप पेपर्स का, तो उसके ऊपर भी आप ये इसको लगा लें, ठीक है, ताकि आपको पता हो चले कि पेपर में भी ये साइंस लिखने हैं। हेक्सा अमाइन, अच्छा मैंने पहले भी बताया कि हेक्सा का ए भी आपको नज़र आ रहा है, अमाइन का ए, और अमाइन में ए डबल एम आई एन आएगा, ठीक है। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नेक्स्ट है हमारे पास एनाइन, सिंपल एनाइन है, उसके ऊपर सल्फेट के ऊपर -2 होता है, बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 आ जाएगा। अमोनिया जो है वो न्यूट्रल है, नाइट्रो -1 चार्ज है, क्लोरो -1 चार्ज है। तो अब यहाँ पर प्लेटिनम के ऊपर +4 होगा, ठीक है। +4 में से 2 माइनस करेंगे, ये देखें क्लोरीन और नाइट्रो का ये 2 माइनस करेंगे तो आपके पास एज अ होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। अब हम इसको लिखते हैं, तो लिखेंगे कैसे, टेट्रा अमाइन, अब क्लोरो में सी पहले आता है, पहले तो हमने न्यूट्रल लिखा ना, ठीक है, टेट्रामाइन हमने न्यूट्रल शो किया। अब ये भी क्लोरो भी और नाइट्रो भी ये दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है। तो उसमें से सी पहले आता है तो उसको हम क्लोरो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले लिखेंगे, नाइट्रो बाद में लिखेंगे, फिर प्लेटिनम 4 सल्फेट, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि इस पे आपकी ग्रिप अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दफ़ा ये जो है वो पेपर्स में रिपीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर 3 पॉसिबिलिटीज़ व्हेन लाइट फॉल ऑन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये बहुत ही आप कह लें सिंपल है कि लाइट अगर फॉल करती है किसी भी कंपाउंड के ऊपर तो वो पूरी की पूरी अगर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सारी की सारी वाइट लाइट अगर हम इसके ऊपर फॉल करवाते हैं तो इसका मतलब है कि सारे के सारे कलर्स वापस चले गए हैं। तो ये वाइट कलर का हमें कंपाउंड नज़र आएगा, ठीक है। और अगर जो आपके पास लाइट अगर फॉल कर रही है, ठीक है, सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक ना हो, तो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो गई है, तो ये ब्लैक कलर में आपको कंपाउंड नज़र आएगा, ठीक है। ये वो कम्प्लेक्स जो है वो ब्लैक कलर में नज़र आएगा। और अगर तो कोई आपके पास कुछ रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब हो रही हैं, कुछ इमिट हो रही हैं, तो बेसिकली जो विजिबल रीजन में देखा जाएगा, ठीक है, विजिबल रीजन, क्योंकि हमें विजिबल रीजन वाली चीज़ें ये रेडिएशन ही नज़र आती है ना। विजिबल से कम अगर होगा, यूवी होगा, रेडिएशन वो हमें नज़र नहीं आएंगी, एक्सरेज नहीं नज़र आती, या आया रेडिएशन जो विजिबल के बाद होती हैं लॉन्गर वेवलेंथ, वो भी हमें नज़र नहीं आती। तो विजिबल पोर्शन में हम देखेंगे कि जो हमने लाइट फॉल करवाई है कितनी एब्जॉर्ब हो गई है और कितनी इमिट हो गई है। तो बेसिकली जो इमिट हो रही होती है ना रेडिएशन, उन सब का मिक्सचर, ठीक है, उन सबको ऐड करते हैं तो जो भी कलर शो हो रहा था तो वो हमारे कंपाउंड का कलर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बस यही 3 पॉइंट्स आपने लिख देने हैं तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। व्हेन व्हाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ कॉम्प्लेक्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस में अकर। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब द होल व्हाइट लाइट, सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो गई है, तो इन दिस केस द कॉम्प्लेक्स अपीयर्स ब्लैक। और दूसरा क्या केस हो सकता है, द कॉम्प्लेक्स में रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द होल व्हाइट लाइट, सारी की सारी ट्रांसमिट कर देगा, इन दिस केस इट अपीयर्स वाइट। और तीसरा जो है वो क्या है कि द कॉम्प्लेक्स में एब्जॉर्ब सम ऑफ इट, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड में रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट द रिमेनिंग लाइट, और कुछ ट्रांसमिट कर देगा। इन दिस केस द कलर इज प्रोड्यूस्ड इन द सब्सटेंस ड्यू टू द एब्सॉर्प्शन और इमिशन ऑफ द फोटोन इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। यानी विजिबल रीजन में अब कौन सी एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, तो एब्जॉर्ब होने के बाद जो इमिट हुई हैं उनका जो है वो सम करेंगे तो इनको ऐड करके वो कलर शो हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर इस 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया, बस लाइट फॉल करेंगे तो 3 कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं वो पूछा हुआ है। तो अलग से अगर ये क्वेश्चन आए कि हाउ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स शो कलर, तो उसमें फिर पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि ये मतलब एब्जॉर्ब करेंगे तो एमिट होगी और फिर डी ट्रांजिशंस होंगी, पहले तो डी स्प्लिटिंग होती है, फिर डी ट्रांजिशंस होती हैं, फिर जो इमिट होती है रेडिएशन, तो उनका जो है वो कलर शो होता है, वो सारा अलग है, वो इसमें नहीं लिखा जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन नहीं समझते कि अब उन्होंने याद किया वो डी ट्रांजिशन, तो जब ये आएगा तो इसमें भी डी ट्रांजिशन लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना आपने, ठीक है, आपने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन क्या है और फिर हमने उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, how would you perform the test for the detection of nitrogen in an organic compound by using lysine filtrate। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपने लिजाइन फिल्ट्रेट बनाना नहीं है, बस उन्होंने कहा कि इसको यूज करें और बताएं कि बना हुआ है लिजाइन फिल्ट्रेट और नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट करना है, उसके अंदर क्या क्या डालना है, ठीक है, और क्या फिर क्या कलर आएगा कंपाउंड का,
और इसका फार्मूला क्या होगा, पूरा का पूरा टेस्ट बताएं। तो ये ऑलरेडी नाइट्रोजन की टेस्टिंग 2016 के थर्ड पेपर में पूछी जा चुकी है, वहां से आपने याद कर लिया ऑलरेडी। देन क्वेश्चन नंबर 6, राइट आयोपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो अब ये देखें, ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पोर्शन है उसमें से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको मैंने पर्पल में इसलिए लिखा है क्योंकि रिपीट होकर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट पहले भी आ चुके हैं, कोई भी स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाएगा, आपने बस नाम लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। अब सबसे पहले इधर आ जाए फर्स्ट वाले में, उसमें बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड को हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो उसको हम बेंजीन के साथ लेके बेंजोइक एसिड को पेरेंट नेम कंसिडर कर लेंगे और फिर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 नंबर पे नाइट्रो लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेंजीन विद OH, इसका स्पेशल नेम है हमारे पास फिनोल। तो ऑब्वियसली बात है कि इसको हम पेरेंट नेम कंसिडर करेंगे, पेरेंट चेन, ठीक है। तो 4 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, 4 क्लोरोफिनोल, ठीक है। इजी हैं, बहुत ही इजी दिए हुए हैं, और भी डिफरेंट हो सकते हैं, आपके पास हो सकता है कि यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा के दे दें, यहाँ कोई और ग्रुप लगा के दे दें, फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली उसको लिखना होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बल्कि जब अल्काइन का नोमेनक्लेचर करवाया था तो मैंने आपको सेम यही एग्जांपल उधर भी करवाई है, ठीक है, कि यानी एक तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो फर्स्ट नंबर किसको मिल रहा है, अल्कीन को मिल रहा है, और दूसरी तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर किसको मिल रहा है, अल्काइन को मिल रहा है। तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, अल्कीन को, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अल्कीन से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है अगर दोनों में टाई हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हो कि फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ ऐसे, अब ये देखें इधर से तो सेकंड नंबर पे है ना, राइट साइड से सेकंड नंबर पर है क्या कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन इधर से फर्स्ट नंबर पे है डबल बॉन्ड, तो इधर से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर कभी इस तरह हो जाए कि आपके पास डबल बॉन्ड इधर है और ट्रिपल बॉन्ड इधर जो है ना स्टार्ट में आ गया है, ठीक है, राइट साइड से ट्रिपल बॉन्ड को पहले नंबर मिल रहा है और लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड को सेकंड पे जाकर मिल रहा है, तो यहाँ पर आपने ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर किया, इधर आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर किया क्योंकि जिसको पहले नंबर मिल रहा है उसको। लेकिन जहाँ पर टाई आ गया, एक साइड पे एक को फर्स्ट मिल रहा है, दूसरी साइड पे दूसरे को फर्स्ट मिल रहा है, तो उसमें हमने डबल बॉन्ड को जो है वो प्रेफर दी है, ठीक है, और प्रेफर करके यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अच्छा, अब आपने नाम लिखना है, तो यानी पेंटीन है ना, तो पेंटीन, तो पेंटीन में नंबर 1 अल्कीन का शो करते हैं, यानी 1 पेंटीन, TEN ई नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि एंडिंग ई हटा के हमने फिर आइन का भी, यानी 4 आइन ट्रिपल बॉन्ड का भी हमने नंबर बता दिया, 1 पेंटीन 4 आइन, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 1 पेंटीन 4 आइन, ठीक है। अच्छा, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है कुछ है तो आपने अल्काइन का नोमेनक्लेचर दोबारा से वॉच करना है, आपको लिंक सेंड किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द फॉलोइंग एनेंटियोमर्स, रेजोनेंस एंड फंक्शनल ग्रुप। देखिए एक एक नंबर का है, लेकिन अलॉन्ग विद डेफिनेशन आपने एग्जाम्पल भी मस्ट लिखनी होती है, ठीक है। तो पहले तो आप ये चीज़ कंसिडर मतलब आप अंडरस्टैंड कर लें कि एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में फ़र्क क्या होता है। कि एनेंटियोमर्स जो हैं वो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं बट मिरर इमेजेस होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज, जैसे हमारे हैंड्स होते हैं, ठीक है, हैंड्स। तो हैंड्स को अगर हम बिल्कुल आपस में रखें तो फॉर एग्जांपल इधर थंब है, ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरीके से होगा, ठीक है, इधर फिंगर्स हैं, ठीक है, तो इधर से भी बिल्कुल इसका मिरर इमेज, हमारा दूसरा हैंड जो है ना वो बिल्कुल इसका मिरर इमेज बन रहा है, ठीक है, इस तरह से कि ये लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के सामने मिरर रखा हुआ है, लेकिन हमारी ये राइट हैंड है, ठीक है, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रख देंगे तो ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन डायस्टीरियोमर्स के होते हैं, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं और नॉट मिरर इमेजेस भी हैं, ना एक दूसरे के सामने रखें तो मिरर इमेज बनाते हैं और ना ही सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल ये देख लें, जैसे कि अगर ये हमारे पास है, ठीक है, इसमें दोनों हाइड्रोजन इस तरफ हैं, अब सेम इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके सामने रखा जाए तो इसके हाइड्रोजन इस तरफ हैं, तो ये एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज बन जाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हो गए।
और अगर लेकिन यहाँ पर देखें अब इनका ग्रुप चेंज हो गया, हाइड्रोजन एक इधर है एक इधर है, इसमें दोनों हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स हैं, एक तो सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे, एक दूसरे के ऊपर रखें तो ग्रुप सेम एक दूसरे के ऊपर भी नहीं आ रहे, और जब एक दूसरे के सामने रखते हैं तो मिरर इमेज भी नहीं बना रहे, क्योंकि एक में हाइड्रोजन इधर है और एक में हाइड्रोजन दूसरी तरफ चला गया, ठीक है ऐसे। तो ये डायस्टीरियोमर्स बन गए, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया। अब आपने जो पेपर में लिखना है आपने इस तरह लिखना है, एनेंटियोमर्स द स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स। और फिर आपने एग्जांपल बतानी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड आर एनेंटियोमर्स ऑफ ईच अदर। फिर आप ड्रॉ भी करें, ठीक है। ये एक लैक्टिक एसिड का डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी है, ठीक है। ये दोनों ग्रुप्स आपस में सामने आ रहे हैं, ये दोनों आपस में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक दूसरे के मिरर इमेजेस शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रेजोनेंस, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेजोनेंस, ठीक है। तो इसकी भी मैंने आपको हेल्पिंग वीडियो ऑलरेडी जो है वो शेयर कर दी है, उसमें आपने प्रॉपरली इसको वॉच कर लिया होगा, आपको रेजोनेंस समझ आ गई है, ठीक है। तो आपने लिखना कैसे, ऐसे डेफिनेशन लिखनी है और इनकी जो है वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखेंगे, इसको डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। और जितना ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी, नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो स्टेबल होगा, इसलिए जो बेंजीन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करता है, ठीक है। क्योंकि बेंजीन के आपको पता है वैलेंस शेल में, कार्बन के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, S और 3 P, ठीक है, उनमें से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। एक अनपेड फोर्थ जो है ना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो जो है ना वो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स करता है। जैसे कभी ये दोनों आपस में यूँ कर लेंगे और कभी ये दूसरे कार्बन के साथ पेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि कैक्यूले और डिवॉर्स स्ट्रक्चर्स की पेयरिंग स्कीम्स जो हैं वो बेंजीन के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन कैक्यूले स्ट्रक्चर जो है वो मेजर कंट्रीब्यूशन शो करता है और डिवॉर्स स्ट्रक्चर जो है माइनर कंट्रीब्यूशन शो करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने रेजोनेंस भी शो कर दी। फिर फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप का भी ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वीडियो शेयर हुई हुई है, आपने इसको अंडरस्टैंड भी कर लिया, इसकी एग्जांपल्स कैसे लिखनी है, ठीक है। तो ये फैमिली का नाम, इनमें से कुछ एक दो याद कर लें कि जैसे फैमिली का नाम लिखें और उसका फंक्शनल ग्रुप शो कर दें, फैमिली का नाम लिखें और उसका आपको पता हो कि OH इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो शो हो रहा है। नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये आपने प्रॉपरली सारे के सारे लिखने हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू प्रिपेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियल कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में टोटल आपको 8 रिएक्शंस करवाए हैं, वो मस्ट पेपर में आएंगे, उनमें से कोई ना कोई तो ज़रूरी आएगा, ठीक है। तो अब आपको बताया गया था कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, अगर वो एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और अगर वो एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो टर्शरी अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी का ही पूछा है, तो आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी का ही इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है, और उसकी इक्वेशंस लिखेंगे। और सेम यही क्वेश्चन 2016 के थर्ड पेपर में भी पूछा गया है, ये रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, गिव मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखें टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है, ये देखें टर्शरी कार्बन है ना, क्योंकि एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी ब्यूटाइल हो गया और ये ब्रोमाइड। तो क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है, इसलिए ये क्या करेगा, E1 मैकेनिज्म शो करेगा, ठीक है। और हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वो एलिमिनेशंस को फेवर करती हैं और वीक बेसिस जो है वो सब्स्टिट्यूशन को फेवर करती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से पहले हमने एक लाइन में लिखना है कि एज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज अ बल्की सबस्ट्रेट सो इट फेवर्स द यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन E1 एंड प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऑल्सो फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन, ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर हमने इसका मैकेनिज्म लिखना है। आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, पहले स्टेप में यही होता है, अल्काइल हैलाइड आयनाइजेस रिवर्सिबली इनटू कार्बोकैटाइंस एंड हैलाइड आयंस, ठीक है, यानी यहाँ पर ये रिवर्सिबल है, मींस कि ये दोनों आपस में मिलके दोबारा से रिवर्स रिएक्शन भी शो कर देते हैं, ठीक है। जब बेस आ जाती है तो फर्दर ये कार्बोकैटाइंस बेस के साथ भी आगे फर्दर रिएक्शन शो करते हैं। अगर बेस की कंसंट्रेशन आपने ज़्यादा डाली हुई है तो रिवर्स रिएक्शन कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन। इन दिस स्टेप द सॉल्वेंट और बेस अटैक्स ऑन द बीटा हाइड्रोजन टू फॉर्म एन एल्कीन। ये देखें प्रॉपरली लिखा हुआ सारा। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये जो हमने यहाँ पर ये शो किया हुआ ना कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्टिंग शो कर रहे हैं, तो मैंने ब्लैक डॉट्स से ना इलेक्ट्रॉन्स को लाइन के ऊपर ही शो कर दिया कि यहाँ पर और यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने
जो है वो टेस्ट वगैरह चेक करवाया है, तो उसमें वो क्या करते हैं, ये लाइन तो अलग रह जाती है, अलग से ये गोले डाल के ना इलेक्ट्रॉन के और ऐसे कर रहे होते हैं। तो ये तो फिर एग्जामिनर टोटली आपकी चीज़ गलत कर देगा कि आपने बॉन्ड भी बनाया हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन्स अलग से शो कर रहे हैं। तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने डॉट्स नहीं शो करने, ना शो करें, ठीक है। आप सिंपल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग शो करें, ऐसे करके शो कर दें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो वो तो मैं आपको समझाने के लिए इनको ऐसे थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देती हूँ कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर लगाना है तो प्रॉपर लगाएं, नहीं लगाना तो सिंपल बॉन्ड शिफ्टिंग शो करें, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये आपके पास बेस जो है वो बीटा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो ये BH बन जाएगा, ठीक है। और फिर आपके पास ये अल्कीन्स बन गए हैं, ठीक है, ये अल्कीन बन गया। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान करना है कि बेस अगर न्यूट्रल है, ठीक है, तो मतलब न्यूट्रल है तो यहाँ पर BH प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि H यानी H पॉजिटिव को उसने एब्स्ट्रैक्ट किया है। लेकिन अगर बेस आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है और वो नेगेटिव में है, ठीक है, जैसे OH नेगेटिव, यहाँ से H आया, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल वाटर बनाएगा, ठीक है। ये चीज़, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने बेस न्यूट्रल ली हुई है, तो यू हैव टू पुट BH के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा प्लस लिख लेना आपने। तो इसकी ये पॉइंट्स आपने एलिमिनेशन रिएक्शंस मैंने आपको ऑलरेडी शो किया हुआ है, तो उसमें हम इसकी ये किस तरह से पॉइंट्स लिखते हैं, 5-6 पॉइंट्स, यानी यूनिमोलिकुलर है या बायोमोलिकुलर है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है, काइनेटिक एविडेंस। तो ये चीज़ें आपने उसमें से ऑलरेडी जो है वो वीडियो वॉच कर ली है इवन रिएक्शन की, तो ये आप अंडरस्टैंड तो हो गया। तो यहाँ देख लेंगे इसको लिखना कैसे है। काइनेटिक एविडेंस की हेडिंग देके आपने बताना है कि रेट जो है ना वो किस पे, ये तो रेट कांस्टेंट है, वो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे ही सिर्फ डिपेंड कर रहा है, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, बेस पे डिपेंड नहीं कर रहा। और ये फर्स्ट ऑर्डर है और मोस्टली टर्शियल अल्काइल हैलाइड्स इवन रिएक्शंस देते हैं और पोलर सॉल्वेंट्स इसको फेवर करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने मस्ट लिखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। Why phenols are more acidic than alcohols? How can you increase the acidity or increase or decrease the acidity of phenols? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन तो पहले भी पूछा जा चुका है कि why phenols are more acidic than alcohols। तो ये है कि आपको मैंने पहले ये बता भी दिया है, इसको अगेन आपने वीडियोस भी वॉच कर ली हुई हैं, तो आपको अंडरस्टैंड हो गया। लेकिन आपने इसको लिखना कैसे है, लिखने का ये मेथड है, ठीक है। अब ये देखें, फिनोल का जब कंपैरिजन आता है ना, तो ये आपने फिनोल की जो स्ट्रक्चर्स जो ड्रॉ की हुई है रेजोनेटिंग, ये आपने वीडियो से अंडरस्टैंड कर लिया, तो यहाँ आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अच्छा, ये वाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, ये पूरा आपने लिख लिया। पहले ये फिनोल का लिखा, फिर ये अल्कोहल्स का बताया। फिर आपने क्या करना है कि बताना है कि ये जो फिनोल का जो बेंजीन रिंग होता है ना, ये फिनोल है, फिनोल का जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर अगर कोई सब्सटेंट्स अटैच हुए होते हैं, कहीं भी अगर कोई सब्सटेंट अटैच हुआ हो, तो वो फिनोल की एसिडिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सब्सटेंट्स ऑन द बेंजीन रिंग कैन अफेक्ट द एसिडिटी ऑफ द फिनोल। तो अब हम पहले विथड्रॉइंग ग्रुप्स का बताएंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स टेंड टू डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द फिनोक्साइड आयन, यानी ये जो हमारे पास फिनोल है, ठीक है, और ये जब फिनोल अपना प्रोटॉन दे देता है तो ये फिनोक्साइड आयन बन जाता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेता है, डिक्रीज कर देता है, ठीक है, डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑफ द फिनोक्साइड आयन एंड thus स्टेबलाइजिंग द आयन एंड इंक्रीजिंग द एसिडिटी ऑफ फिनोल। और ये पूरे आयन को स्टेबल कर देता है, ठीक है, और जो है वो फिनोल की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये एसिडिटी ऑफ फिनोल का आपने वीडियो देखी है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको डिस्कस भी किया हुआ है। एग्जाम्पल है इसकी, नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन फिनोल्स। एंड इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग ग्रुप्स क्या होंगे, ये इंक्रीज करेंगे नेगेटिव चार्ज ऑन द फिनोक्साइड आयन और उस आयन को डिस्टेबलाइज कर देते हैं और एसिडिटी ऑफ फिनोल डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है मिथाइल फिनोल, ठीक है, मिथाइल फिनोल, ये देखें एरो उस तरफ लगा हुआ है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है फिनोक्साइड आयन को दे रहा है और इसलिए उसको अनस्टेबलाइज कर रहा है और इसकी वजह से एसिडिटी ऑफ फिनोल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक हो गया। तो डायरेक्टली भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई द एसिडिटी ऑफ या विच वन इज मोर एसिडिक, नाइट्रोफिनोल और फिनोल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11।
राइट द मैकेनिज्म ऑफ कंडेंसेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइथाइल ईथर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने 1 से लेकर 11 क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 12 से 19 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।